तो स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में। और आज हम स्टार्ट करते हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की 5th नंबर चैप्टर 5 नंबर के चैप्टर को, जल। इस चैप्टर का नाम है जल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों। ये प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और आपको बताएंगे इस चैप्टर से किस प्रकार PYQ क्वेश्चन आए हैं। प्री में भी आए हैं और मेंस में भी आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले बॉक्स को देख लेते हैं। शब्दावली बॉक्स में थलशाला एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता। कहने का मतलब ये है, थलशाला का मतलब है जब घर में होते हैं वो छोटे पौधों को रखने का एक कृत्रिम अहाता। मतलब जैसे ये दे रखा है आपको, ये क्या है, कृत्रिम मतलब पर्यावरण कर दिया है ऐसा ताकि इसमें पौधा उग सके। तो यही बताया थलशाला क्या होता है। और अब स्टार्ट करते हैं आगे इसका कि जल के बारे में आपने सोचने पर अपने मस्तिष्क पर क्या चित्र बनते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें दे दी। कहने का मतलब यह है कि जल के बारे में बता रहे हैं आपको। ये नॉर्मल चीज़ देख लिया, आपको पढ़ लेंगे, ऐसी कोई खास नहीं है। लेकिन यहाँ से महत्वपूर्ण है, देखो कि जल के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। जैसे प्रोग्रेस बताइए आपको, जैसे ये जल है मान लें, तो जल का ताप ये जब ये वाष्पित कब होता है, जब तापमान जमीन पर पड़ता है तो जल पर पड़ता है तो ऐसे वाष्पीकरण करके ऊपर जाता है। पूरी प्रक्रिया बताइए। वाष्पीकरण प्रक्रिया करके ऊपर जाता है, फिर बादल बनते हैं, संघनन की क्रिया होती है। उसके बाद जब संघनन की क्रिया होती है उसके बाद घर्षण मतलब वर्षा होती है और वर्षा फिर पृथ्वी पर आती है। फिर पृथ्वी पर पानी जैसे ही होता है उसके बाद तापमान आता है, फिर वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, फिर वर्षा होती है। मतलब चक्र चलता रहता है दोस्तों। और यही बताया इस पैराग्राफ में, बताया है कि सूर्य के ताप के कारण जल जो है वाष्पित होता है। सूर्य का तापमान पड़ता है जमीन पर तो जो जल होता है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वाष्पीकरण होता है और उसके द्वारा फिर ये बादल बनाते हैं, संघनन की क्रिया होती है, उसके बाद फिर वर्षा होती है। फिर ये चक्र चलता रहता है ऐसे ही। वर्षा होगी, पानी जमीन पर गिरेगा, उससे तापमान पर फिर वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन की क्रिया होगी, फिर वर्षा होगी। ये बताया इसमें। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में ले लेता है। कहने का मतलब ये है, जब ये ऊपर जाता है तो संघनन की प्रक्रिया होती है, तब क्या है कि जो जलवाष्प है वो संघनित बन जाता है, ठंडा हो जाता है और संघनन की क्रिया के कारण फिर ये वर्षा के रूप ले लेता है, मतलब बादलों का रूप ले लेता है और बादलों से फिर वे वर्षा का रूप ले लेता है, मतलब फिर वर्षा आती है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर यह वर्षा हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर समुद्र के नीचे गिरता है। देखो सीधी सी बात है, इसमें क्या बताया आपको फिर से बता देता हूँ। ये कह रहा है, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जैसे सूर्य का ताप पड़ता है पृथ्वी पर, जैसे ये पूरी पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, इधर रखा है स्थलीय भाग, ये पहाड़ी और ये जल है समुद्रों का या तालाब का कोई। तो कह क्या रहा है कि जब सूर्य की तापमान यहाँ पड़ता है पृथ्वी पर, मान ले ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। अब यहाँ से तापमान पड़ेगा पृथ्वी पर, तापमान पड़ा तो यहाँ से क्या है, फिर वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जो जल होता है ये ऊपर हो जाता है, ऊपर जाके जैसे जा रहा है, फिर ऊपर जाके ये बादल बनते हैं ना, ये संघनन की क्रिया कारण बनते हैं। तो यहाँ से तो ये वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा गया, लेकिन यहाँ जाके ठंडा हो जाता है बादल, और ठंडा हो जाने से बादलों का रूप ले लेता है। ये जल वाष्पीकरण के रूप में गया था और ठंडा होकर संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों का रूप ले लेता है। फिर क्या होता है, बादल जो जब ये फिर क्या है, बादल जब ये बादल ज़्यादा ही हो जाते हैं, जब इसमें पानी रह नहीं पाता, तैर नहीं पाता, फिर ये बूंदों के रूप में नीचे की ऊपर आता है, मतलब पृथ्वी की ओर आती है और उसे ही हम वर्षा कहते हैं। तो ये चीज़ बताइए आपको। और फिर वो ज़मीन पर गिरता है, फिर ज़मीन से फिर वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन की क्या होती है, फिर वर्षा होती है। मतलब प्रोग्रेस चलती रहेगी, ये चक्र चलता रहेगा। तो ये चीज़ बताइए। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पैराग्राफ में जो बताया जो, तो यही चीज़ आपको बता दी। ये जो चित्र दे रखा है इसके हिसाब से आपको, ठीक है, कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने रूपों को बदलता रहता है और महासागरों वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, मतलब उसे जल चक्र कहते हैं। कहने का मतलब ये पूरा जो चक्र है ना,
बाष्पीकरण से लेकर वर्षा तक जो भी चक्र है, इसकी जो ये चक्र है इसे ही जल चक्र कहते हैं। कहता है ये, इसमें कहा गया है इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि जल लगातार अपना स्वरूप बदलता है। जैसे जल यहाँ पे पानी था, यहाँ पर पानी था केवल, लेकिन जब बाष्प बन के ऊपर उड़ा तो यहाँ क्या हो गया, बाष्पीकरण मतलब गर्म हो गया, फिर आगे जाके यहाँ फिर ठंडा हो गया संघनन की क्रिया के द्वारा, बादल बने, फिर वहां से फिर आएगा विरसण, फिर वो मतलब पानी हो मतलब फिर से अपना रूप बदल लेगा, ये बताया है। और हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है। कहने का मतलब ये है, थलशाला जो आपको बताया था कि किस प्रकार छोटे पौधों को किस प्रकार घर के पौधों में रखना, मतलब एक घर जैसा बना देना, उसका माहौल बना देना, पर्यावरण जैसी क्लाइमेट जैसी चीज़ें दे देना, जलवायु ऐसा कर देना कि वो पौधा मतलब उग सके या उनकी वृद्धि हो सके। तो वही चीज़ बताया कि हमारी पृथ्वी भी एक थलशाला है, ये बताया है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है, ऐसे बता दिया आपको। और ये चीज़ें बताने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये, जल क्या अपना स्वरूप बदलता है, बल्कि जल वही होता है। जैसे मान लो बाष्पीकरण के द्वारा जल ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे संघनन पर, ठंडा हो जाएगा, फिर वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार हिमनद को हम देखते हैं तो वहाँ क्या होती है, बर्फ होती है, लेकिन पिघल कर वो कहाँ, फिर पिघल कर वो नदियों, और नदियों से महासागरों में पहुँचती है, फिर वो महासागरों से फिर बाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा फिर संघनन की क्रिया होती है, मतलब बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। और जल का स्वरूप भी बदलता है। जैसे हिमनद में क्या होता है, हिमनद में बर्फ होती है, और जैसे नॉर्मल पानी में क्या होता है, तरल होता है, और फिर वो वाष्पीकरण के द्वारा फिर वो वाष्पीकरण बन जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। तो वो अपना स्वरूप बदल रहा है, ये बात बताइए। और आज भी वही है, बल्कि क्या बोलते हैं, जल पहले भी वही था शताब्दियों पहले, ये चीज बताए, लेकिन इसका स्वरूप बदलता जा रहा है, ये आपको बताया इसमें पूरे में। आगे बढ़ते हैं। अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। अब एक चीज बताइए आपको कि अलवण जो जल है उसके स्रोत कौन कौन से हैं, ये चीज बताइए। और चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि प्री में क्वेश्चन ऐसे पूछे भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें बताया है कि जल, अलवण जल के स्रोत है नदी, मतलब जो लवणीय जल है, नदी है। दूसरा है ताल, तालाब जो होते हैं। तीसरा है सोते, और चौथा है हिमनद। जैसे आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जब गंगा नदी जो होती है ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री से, तो ये क्या है, हिमनद होता है। गंगोत्री क्या है, हिमनद है। हिमनद में क्या है, शुद्ध पानी होता है। और यहाँ यही बात की गई कि अलवण जल, तो यही चीज बताई कि नदियों में जो पानी आता है, तालाबों में जो पानी होता है, सोतों में जो पानी होता है, एवं हिमनद में होता है, वो अलवण जल है। जबकि हम महासागर और सागरों में देखते हैं तो वहाँ लवण जल है। तो यही चीज बताई कि अलवण जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आपको नॉर्मल चीजें ध्यान रखनी है कि अलवण जल स्रोत का मतलब जैसे नदी हो गया, इसके बाद तालाब हो गया, सोते हिमनद हो गए, नदियां होगी। तो मतलब ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आए। इसके अलावा क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो जाए, उस टाइम पूछा था कि भूमिगत जल ज्यादा है या हिमनद वाला ज्यादा है, लेकिन आप पूछ ले कि अलवण जल का स्रोत कौन कौन से हैं, ऐसे करके क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन एमसीक्यू, आपको खुद को दिमाग लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं। महासागरों एवं महासमुद्रों का जल जो होता है लवणीय होता है, ये भी चीज बता दी। मैंने आपको बता ही रहा था इस बात को कि लवणीय जल कहाँ पाया जाता है। फिर लवणीय जो जल है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये बता भी दिया आपको कि महासागर जो होते हैं एवं सागर जो होते हैं, इनमें क्या है, लवणीय जल की मात्रा होती है, मतलब लवणीय जल पाया जाता है। इसमें अधिकांश, अब ये बात चल रही है लवणीय जल की, नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने का में उपयोग होने वाला नमक होता है। कहने का मतलब ये NaCl, कहने का मतलब ये है कि जो नमक प्राप्त होता है वो लवणीय होता है। लवणीय मतलब कहने का मतलब जो नमक होता है वो, सीधी सी बात है, वो लवणीय तो होगा ही होगा, खारा जो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि महासागरों से नमक की उत्पत्ति होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान कैसे रहेगी, अच्छा महासागरों से नमक की उत्पत्ति मतलब लवणीय जल महासागर में होता है। तो ऐसे आपको एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, तब चीज़ें याद रहेंगी। और ये चीज़ बताइए, लवणीय जल और अलवणीय जल कौन कौन से स्रोत हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, अलवणीय जल का स्रोत बता दिया, इसके बाद महासागर और ये समुद्रों में बता दिया कि लवणीय जल है, और उसका एग्जाम्पल दे दिया नमक, ये बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब यह मानचित्र आपको दे रखा है दोस्तों,
ये मानचित्र आपको खुद को एक बार देखना है नॉर्मल। और ये मानचित्र इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे ये दे रखा है कि वेनिपेग झील, सुपीरियर झील, हुरन झील, और इधर देख लिया अमेजन नदी, इधर नाइजर नदी, विक्टोरिया झील। इनको क्या है, ये जो ये दे रखी है जगह, इनको आपको क्या है मैप में ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन कैसे आए हैं कि लाल सागर से लगने वाले देशों के नाम पूछ लिया, कौन कौन से देश की सीमा लगती है, क्वेश्चन आए हुए, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा पूछ लिया कि विक्टोरिया झील कितने देशों में फैली हुई है, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पूर्वी चीन सागर कहाँ है, दक्षिणी चीन सागर कहाँ पे, कोरल सागर कहाँ पे, कौन सी मतलब कौन से महासागर में, तो हिंद महासागर में, मतलब ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि प्रशांत महासागर में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये लोकेशन है। तो ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो आपको ये काम करना है कि इन लोकेशनों को एक बार देख लेना है मैप पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये महत्वपूर्ण आ गया, जल का विस्तार। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब ये बताया इसमें, इसके पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं दोस्तों कि क्या आप जानते हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या है जो एनसीईआरटी की जो बुक है दोस्तों, उसमें बॉक्सों में जो चीज़ें दे रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें बताया कि लवणता जो होती है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। कि 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर, मतलब 1000 ग्राम का मतलब क्या होगा। अच्छा, 1000 ग्राम में जो जल में जो मौजूद नमक की मात्रा होती है उसे कहते हैं, मतलब लवणता उससे मापते हैं। इसमें महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, मतलब कहने का मतलब 1000 में 35 ग्राम लवण की मात्रा पाई जाती है महासागरों में। अब देखो दोस्तों, जल का वितरण, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे अलावा इस चीज़ को भी देख लेते हैं, ये बॉक्स को, कि इजराइल में जो मृत सागर है, इजराइल के मित्र मित्र मतलब मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता की मात्रा है। और तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा यदि आपको लवणता देखनी है तो मृत सागर है ये इजराइल में, इसमें 340 है। और जबकि यहाँ पर हम देख रहे थे महासागरों में 35, केवल 35 ग्राम ही थी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, कौन सा मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणीय है। कहने का मतलब ये है। अब दोस्तों ये जो डाटा दे रखा है नॉर्मल चीज़ है। इसमें दे रखा है कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, लगभग कितना, 72% जल है, पृथ्वी है जल से ढकी हुई है। लेकिन ये क्या है, पूरी तरह काम का नहीं है, जल लवणीय जल बहुत ज़्यादा है इसमें। अब ये पूरा ये है ना, ये पूरा ये आपको ध्यान रखना है। ये बॉक्स मतलब ये पूरा डाटा दे रखा है एक प्रकार से, कि नदियों में कितना है, वायु मंडल में कितना है, नमकीन झीलें कितनी है, स्थलीय समुद्र में कितना है, झीलों का कितना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इससे क्वेश्चन कैसे आए प्री में, 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं प्री में, प्रीलिम्स में 2013 और 2021 में सेम। और क्वेश्चन आपको बता दूंगा कैसे आए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन 2013 वाला ले लेते हैं पहले। जैसे 2013 वाला लेते हैं, तो क्वेश्चन 2013 का है, आपको बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, यह आपको पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ को मैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन था कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हेमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग, ये दे रखा है, कहा है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल जो है वो बर्फ छत्रक, मतलब बर्फ छत्रक में हेमनद के रूप में है। और शेष अलवण जल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, अच्छा, वायुमंडल में आर्द्रता
और बादलों के रूप में, ये बताया पहला तो पाया जाता है। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, एलवण जल जो है झीलों और नदियों में पाया जाता है। इसके बाद मतलब सबसे ज्यादा बी हो गया। सी ऑप्शन क्या है, भूमिगत जल के रूप में जो, और डी ऑप्शन दे रखा है कि मृदा आर्द्रता के रूप में, डी ऑप्शन दे रखा है। अब दोस्तों देखो आप एक डाटा देख लो, ये देख लो आप आराम से, और क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन में बोला है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश एलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा एलवण जल कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में पहला दे रखा था वायुमंडल में आर्द्रता के रूप में, बादलों के रूप में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है जल जो है एलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। और तीसरा दे रखा है भूमिगत जल के रूप में। और चौथा दे रखा है मृदा आर्द्रता के रूप में। अब दोस्तों आपको एक चीज बताता हूँ, डाटा देख लो आप। हिमनद दे रखा है पहले तो, हिमनद और बर्फ छत्रक। इसके बाद पूछा है आपसे, तो हिमनद और बर्फ छत्रक, हिमनद ये हो गया, बर्फ छत्रक और ये दे रखा 0.02.0 ऐसे। इसके बाद देख लो आप किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देख लो आप, इसमें ऑप्शन दे रखा था झीलें, झीलों का एलवण जल, उसके बाद दे रखा था नदियों वाला, उसके बाद आर्द्रता वगैरह जो दे रखी थी। अब देखो आप इसमें, इसमें बर्फ छत्रक से अलावा जो एलवण जल है सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है भूमिगत जल में। ये आंसर इसका, तो इसका जो आंसर निकल के आया ये सी निकल के आया दोस्तों, कि भूमिगत जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो बर्फ छत्रक है, उसके बाद एलवण जल। अब देख लो आप 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये डाटा आपको पता होता तो आप क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि पीवाई क्वेश्चन है वो हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उनमें से एक क्वेश्चन बनाए गए हैं, बस उनका जो बनाने का तरीका है, टर्मिनोलॉजी है, उसको चेंज कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसे हटाते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। 2021 में सेम क्वेश्चन आया है, और ये आपको पहले ही बता चुका हूँ एनसीईआरटी बुक में, शायद 6 क्लास के एनसीईआरटी में बताया था, अब ये 7th क्लास की, तो इसमें बता देता हूँ। इसमें क्या डाटा दे रखा है थोड़ा, तो चीज़ें बहुत मतलब हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2021 का है क्वेश्चन, क्या है 2021 का है ये जो क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में कथन दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है ये कि नदियों, पहला कथन दे रखा है एक कि नदियों में नदियों और झीलों में जल की मात्रा जो भूजल है की मात्रा से अधिक है, ये दे रखा है। और दूसरा को क्या दे रखा है कथन, दूसरा दे रखा है कि ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा जो भूजल है की मात्रा से अधिक है। और ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए ऑप्शन दे रखा है केवल 1, बी ऑप्शन दे रखा है केवल 2, और सी ऑप्शन दे रखा है 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन दे रखा है ना तो 1 और ना ही 2, मतलब दूसरा कथन ये दे रखा है। अब देख लो आप क्वेश्चन, इसमें क्या है थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को। पृथ्वी से देखा क्या दे रखा है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है दोस्तों कि जो नदियां और झीलें हैं उनमें जल की मात्रा जो होती है वो भूजल की मात्रा से अधिक होती है, पहला कथन दे रखा है। तो आप देख लो नदियां और झील में जल की मात्रा कितना दे रखी है, ये देखिए नदियां, ये तो झील रही,
झीलों में दे रखा है ये वाला। और फिर कह रहा है भूजल की मात्रा अधिक होती है, भूजल की मात्रा से अधिक होती है। अब भूजल देख लो, भूमिगत जल, ये तो ज़्यादा है, भूमिगत जल ज़्यादा है इससे, तो कथन एक तो गलत हो जाएगा, एक गलत हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं हम, एक गलत हुआ है तो ये भी नहीं है क्योंकि दोनों नहीं आ सकता है, केवल एक दे रखा है इसमें ए ऑप्शन में, तो ये भी नहीं है। तो दो ऑप्शन तो गए, हमारे पास बचा है बी और सी, केवल दो, और ना एक ना दो, डी वाला, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो अगला कि ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल से अधिक है। ध्रुवीय हिमछद, ये बर्फ दे रखा है, अच्छा ये भूमिगत जल बात की मात्रा से अधिक है, ये बात तो सही है दोस्तों। तो ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा बी, इसका आंसर निकल के आ जाएगा कि बी। तो ऐसे क्वेश्चन देखो आप 2013 में दे रखा है, 2021 में दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं आगे भी। क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दिया, क्वेश्चन पूछने का तरीका इसलिए चेंज किया है, टर्मोलॉजी चेंज कर दी ताकि हमको समझ में नहीं आए क्वेश्चन बस। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिला है आपको, दिखा दिया अभी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मेंस के क्वेश्चन भी दिखाएंगे इसी तरह प्रकार आपको। और ये चीज़ें आपको क्या है समझनी है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप एनसीईआरटी बुक या स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए, फालतू चीज़ों पर क्या ध्यान दें। जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी बुक, तो बहुत अच्छी काम चलेगी। वरना कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। अभी पैराग्राफ दे रखा है आगे, यहाँ तक हमने देख लिया इसका डाटा वगैरह जो भी है, यहाँ आपको ध्यान भी रखना है दोस्तों, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस के लिए दोनों के लिए ज़रूरी है, कहीं आपको डाटा देना पड़ जाए, इसलिए बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जल का महत्व बता रहे हैं यहाँ पे, प्यासे के लिए पानी, ऐसे करके कुछ चीज़ें बता रही किस प्रकार जीवन में या संसाधन के रूप में जल का महत्व बता दिया इसमें पूरा। आगे बढ़ते हैं, अब आता है महासागरीय परिसंचरण, ये मेन चीज़ है दोस्तों, और इससे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये चीज़ बताएंगे। इससे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इसमें प्री में क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन आया इससे। अब देखो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। पहली बात तो इस बॉक्स को देख लेते हैं कि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रचलित किया जाता है। जल की जो भी विधियां हैं, प्रचलित विधियां, उनको उनके बारे में बताया कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। अब महासागर परिसंचरण में क्या होता है, इसमें थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि समुद्र पर नंगे पैर चलने से कोई जादुई अनुभूति, मतलब नॉर्मल चीज़ दे रखे हैं, इसे छोड़ो आप, ये वैसे दे रखा है। यहाँ से देखो आप कि महासागरों की गति को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, कैसे, तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। तो महासागरीय परिसंचरण में क्या क्या आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। महासागरीय परिसंचरण, इसमें 3 चीज आती है दोस्तों, क्या क्या आता है, एक तो आती है तरंगे, एक आता है ज्वार भाटा, और एक आता है दोस्तों धाराएं, जो समुद्री धाराएं होती हैं। 3 चीजें आती हैं। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला 3 चीज़ आई थी, इसमें तरंग आई थी, ज्वार भाटा, धाराएं आ रही। फिर इससे पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तब तरंग उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है जब समुद्री सतह पर हवा चलती है, उसी के साथ क्या तरंगों की उत्पत्ति होती है। आप देखते होंगे पानी, जैसे पानी भरा है, ये पानी भरा है, देखो ये हवा चल रही है, तो फिर ये तरंग ऐसे ऊपर आएगी, पानी ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा, ये ऐसे बताया थोड़ा। जितनी तेज पवन चल बहती है उतनी तेज तरंगे बहती है, बड़ी होती जाती हैं, ऊपर आ रही है फिर नीचे जा रही है, ये बताया आपको। आगे बढ़ते हैं, समुद्री तरह पर मतलब ये बता दिया पूरा कि गेंद की तरह, मतलब जल का गिरती है, फिर वो मतलब ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ऐसे करके बता दिया। और ये चीज़ बता दिया आपको, जब महासागर सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उन्हें तरंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है तरंग की उत्पत्ति कैसे होती है, तो समुद्री सतह पर पवन के बहने पर होती है, ये चीज़ तो आपको बताई थी। इसके अलावा बताया कि जब महासागरीय, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब महासागरीय जल जो है महासागरीय सतह पर जब लगातार जल का उठता है फिर गिरती है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये जल दे रखा है, अब ये उठ रही है, ऐसे उठ गई, फिर गिरेगी, ऐसे करके, तो पानी आता है, ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, तो ये इससे क्या तरंगों की उत्पत्ति होती है, ये चीज़ आपको बता दी। और इसका रीजन बता दिया, पवन, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज तरंगों की उत्पत्ति होगी, बड़ी होती जाएगी ऐसे। और ये थोड़ा सा एक और दे रखा है, ये एक बॉक्स, कि सुनामी की जो है, सुनामी जापानी भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है
पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी में आने वाले पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो ये जापानी शब्द है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, नॉर्मल सी चीज़ें याद रखनी है बस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बताया तरंगों के बारे में कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है जिनके कारण विनाश हो सकता है, और भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण भी महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो सकता है। ये एक चीज नहीं बताया कि तरंगों के कारण ही पानी का विस्थापित होता है, जो समुद्रों का पानी का होता है, जो जल का विस्थापित होता है। इसके अलावा क्या ये बताया कि भूकंप जो होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ये भी इसके अलावा जल के नीचे भूस्खलन भी हो सकता है, उसके कारण भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, विस्थापित हो सकता है पानी का। फिर उसके बाद बता दिया कि इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर से ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं। और ये बताया कि सुनामी के बारे में कौन कौन सी चीज़ें बताई। और सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर से मापी गई है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति कर सकती है। और 2004 में ऐसी तरंगों की वजह से विनाश भी हुआ था। और आपको याद ही होगा वो चीज़ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट इसी वजह से डूबा था। अब इसको बता देता हूँ आपको, इस पैराग्राफ में बात क्या किया, तरंगों के बारे में क्या किया। पहली बात की गई है इसमें कि तूफान जो होते हैं, भूकंप जो होते हैं, और ज्वालामुखी उद्गार होता है, वह इसके अलावा क्या होता है कि जल के नीचे भूस्खलन के कारण भी विशाल तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। ये बताया, इसका कारण एक चीज नहीं बताई, पवन ही नहीं, इसके अलावा बताया कि तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन होने के कारण भी जल की उत्पत्ति हो सकती है। और इनकी गति बताई है कि इनकी गति जो होती है, इनकी गति 700 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और ऊंचाई जो होती है वो 150 मीटर बताई है, उससे भी अधिक हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल भी दिया था ये वाला, इंदिरा पॉइंट में जब मतलब अंडमान निकोबार में 2004 में जब वो आई थी, क्या बोलते सुनामी, तो इसके कारण क्या इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था, इतनी स्पीड से आई थी। तो ये बताया आपको कि ये रीजन हो सकते हैं, तूफान भी हो सकता है, भूकंप भी हो सकता है, ज्वालामुखी उद्गार भी हो सकता है। इसके अलावा समुद्रों के नीचे जो भूस्खलन भी आता है उसके कारण भी हो सकता है ये चीज़ें आपको बता दी। आइए पूरा चीज़ें बताइए। 4 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया इसके बारे में बताइए। केस स्टडी है, आपको ये थोड़ा सा पढ़ लेना है बस, ये पूरा। अब बात करते हैं ज्वार भाटा की। अब फिर से महत्वपूर्ण चीज़ आ गई, ज्वार भाटा। अब देखो, ये एक बार पैराग्राफ पढ़ लेना है। पहली बात तो इसमें पूरे पैराग्राफ में दे क्या रखा है ये बताता हूँ। ज्वार भाटा के बारे में बताया, पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया, कि ज्वार भाटा के बारे में बताया कि दिन में दो बार के नियम चलते हैं कि महासागरीय जल एक बार उठता है फिर गिरता है, और उठने और गिरने की जो घटना होती है वही ज्वार भाटा है। तरंगें कम स्पीड से उठती थी, ज्वार भाटा थोड़ा सा स्पीड इसका बढ़ जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े भाग में डुबो देता है और उसे ज्वार कहते हैं। कहने का मतलब जब पानी ज़्यादा ही उठेगा तो तट का बड़े भाग को डुबो देता है। मतलब तट है, यहाँ कोई समुद्र तट है मान लो, और यहाँ ये ज्वार आ रहा है, तो यूँ आएगा तो इसे डुबो ही देगा ना, क्योंकि स्पीड में आएगा ये जो आएगा ये स्पीड में आएगा दोस्तों, और ये डुबो देगा। ऐसे ये समुद्र का तट है, पानी आ रहा है ऊपर नीचे बहुत स्पीड से आ रहा है, तो इसे डुबो ही देगा। यही चीज़ बताई है। जब जल अपनी निम्न स्तर पर आता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा के बारे में बताया है, क्या बताया है कि ज्वार भाटा जो होता है वो दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये चीज़ तो आपको पता ही है। इसके अलावा दोस्तों ज्वार किसे कहते हैं, अब एक स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी, ज्वार होता क्या है, वो भाटा अलग अलग चीज़ है दोनों। कि जब जल जो है, जल का अधिकतम उठकर तट की ओर जाना, ये तो ज्वार है। जब जल अधिकतम उठकर तट की ओर जाता है तो ज्वार है। अब दोस्तों आगे देखते हैं भाटा किसे कहते हैं। फिर
क्योंकि ज्वार भाटा अलग अलग चीज़ है दोनों, मतलब सम्मिलित रूप में ज्वार भाटा ही है। भाटा क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है कि जल का जो निम्न स्तर है, सबसे कम स्तर तक आना व तट से पीछे जाना, ये भाटा है। जबकि ज्वार में क्या था कि उठकर पानी तट की ओर जाएगा, जबकि भाटे में क्या है, उठकर पानी कम कम स्तर पर उठेगा और जो है वो तट उससे पीछे की ओर चल जाएगा। तो ये भाटा होता है। और ये बता दिया दिन में 2 बार होता है महासागर, ये जो जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये चीज़ आपको बता दी, नॉर्मल चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्वार भाटे के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। आगे देखो आप, यहाँ आपको समझनी चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, मतलब एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी चीज़ें देखा रखी है। देखते हैं कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह का ज्वार भाटे आते हैं। अब रीजन बता दिए ज्वार भाटा क्यों आता है। ऐसे चीजों को आपको ध्यान रखना, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसका गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की सतह पर सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली, हाँ दोनों, पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। ये रीजन बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जब पृथ्वी पर जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल के अभिकर्षित करता है, मतलब आकर्षित करता है। अभी पूरी प्रक्रिया से बता रहा है कि किस प्रकार करता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। अब उच्च ज्वार क्या है, कब आते हैं, कि जब पृथ्वी का जल जो है चंद्रमा के निकट होता है और उस समय क्या, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का कारण वो जल को आकर्षित करता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे उच्च ज्वार आते हैं। किसकी बात करिए, पूर्णिमा और अमावस्या को। तो ये चीज़ आपको बताइए, दोनों चीज़ें वृद्ध ज्वार आते हैं ना, इनके बारे में बताया पूरा कि दोनों तीनों एक सीध में आते हैं। देखो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आएंगे, ये तो होता है। ये चीज़ बताइए ना, ये पूरी चीज़ ना, ये होता है अमावस्या को। ये कैसे बताता हूँ आपको कि इस समय क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा दिखता है पूरा का पूरा, जबकि पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि पृथ्वी से चंद्रमा दिखता नहीं है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा यदि दिखेगा नहीं तो वो होती है पूर्णिमा। ये चीज़ आप बताइए। और ये बताया कि वृद्ध मतलब उच्च ज्वार कब आता है, उसके बारे में बताया। उच्च ज्वार मतलब ये होता है बृहद ज्वार भाटा। और रीजन बता दिया आपको, ये होता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, और सबसे ज़्यादा यही आता है अमावस्या के दिन। एक सीध में होते हैं तीनों, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। ये चीज़ आपको बता दी और इसका रीजन भी बता दिया ज्वार भाटा के, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांत में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है और जो होता है ये निम्न ज्वार। कहने का मतलब है इसकी विपरीत दिशा बताइए, लघु या निम्न ज्वार। ये होता है सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी की जो समकोणीय स्थिति पर। और यहां आपको बता दी, देखो ये लघु ज्वार होता है। ये देखो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ये एक मतलब से समकोणीय स्थिति पर होता है और ये निम्न ज्वार कहलाता है। ये चीज आपको बताई इसमें। उच्च ज्वार, अब देखो ये चीज बताइए, उच्च ज्वार जो होता है, सबसे ज्यादा ज्वार होता है, उससे नौ संचालन में सहायक होता है। कैसे, कि मान लो आपकी कोई भी जहाज जा रहा है पानी में, अब उच्च ज्वार आएगा तो स्पीड से आ जाएगा, मतलब जहाज की तरफ चल जाएगा। ये चीज बताइए। ये जल स्तर पर तट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं और जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। वही चीज मैंने बताई आपको, वही चीज बताया इसमें। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने के लिए भी मदद करते हैं। अब क्या ज्वार जो होते हैं उनके बारे में बताया कि ज्वार भाटा जो आता है उस क्षेत्र में क्या है, क्या क्या होता है। एक तो इससे क्या है कि नौ संचालन और मछली पकड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा विद्युत जो उत्पन्न होती है
उसके लिए भी ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें के लिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ज्वार भाटा का महत्व भी पूछ ले, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। पहला महत्व क्या है, नौ संचालन व उच्च ज्वार के बारे में पूछ ले, उच्च ज्वार का महत्व। वो एक ही बात है, ज्वार और उच्च ज्वार के मतलब तो थोड़ा स्पीड में आता है। इसमें क्या है, नौ संचालन व मछली पकड़ने तथा विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत जो ऊर्जा होती है उसके लिए सहायक होती है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक इस पैराग्राफ में, हमने पढ़ा था ज्वार भाटे के बारे में। क्या पढ़ा, ज्वार भाटे के बारे में कि दिन में ये दो नियम चलता है, 2 बार नियम कि एक बार जल ऊपर उठेगा एक बार नीचे आएगा, ये 2 बार नियम चलता है। और ज्वार भाटा के बारे में बता दिया किस प्रकार उत्पत्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, इसका रीजन बता दिया। फिर हमने देखा इसमें कि उच्च ज्वार कैसे होता है, फिर निम्न ज्वार कैसे होता है, और उच्च ज्वार का जो महत्व क्या है कि नौ संचालन में और मछली पकड़ने में भी सहायक होता है। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हम महासागरीय धाराएं, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, इस बार जो मेंस का क्वेश्चन था इसी से पूछा था आपसे, और 2022 की एग्जाम लगी थी, उसमें जीएस फर्स्ट का जो क्वेश्चन था इसी से पूछा गया। अब ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और आपको ध्यान भी रखना है चीज़ें। एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि महासागरीय धाराएं जो होती है निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर निश्चित नियमित रूप में बहने वाली धाराएं होती है। अब ये परिभाषा दे रखी है, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। ये क्या है, जो सागरीय जल है पर स्थायी पवनों के द्वारा जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। कैसे, सागरीय जल पर स्थायी पवनों के द्वारा, मतलब पवन चलेंगे और सागरीय जल है उसका स्थायी जो है, स्थायी जल है, सागरीय जल जो है स्थायी पवनों के द्वारा जल धाराओं के रूप में इनकी उत्पत्ति होती है। ये बता दिया आपको। और महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक ठंडी और एक गर्म, दोनों हो सकती हैं, ये भी लिख रखा है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से बिल्कुल निकट होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होकर ये ध्रुवों की ओर जाती है, प्रभावित होती है। ये तो बात चल रही है गर्म महासागरीय धाराओं की। फिर ठंडी महासागरीय धाराओं को क्या बताया है कि ठंडी धाराएं जो होती हैं ध्रुवों से या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। तो उसमें ये चीज बताई है। अब एग्जाम्पल दिया इसमें, लैब्राडोर महासागरीय धाराएं जो है शीत जल धाराएं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जल धाराएं। अब इसको आपको मैप में बताता हूँ। गल्फ स्ट्रीम की ये बात बता दी, देखो ये गल्फ स्ट्रीम है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मतलब इसमें पैराग्राफ में, कि गर्म जो धाराएं हैं वो क्या बता रहा है, इसमें भूमध्य सागर के निकट होती है और ध्रुवों की ओर जाते हैं। देखो भूमध्य सागर के निकट है, देख लो ये भूमध्य सागर है, इसके निकट है, और देखो ध्रुवों की ओर जा रही है। गल्फ स्ट्रीम देख लो, ये कौन सी है, ये है गर्म। और इसके अलावा लैब्राडोर दे रखा है। अब इसमें लैब्राडोर देखते हैं दोस्तों, तो लैब्राडोर जो शीत वाली है, लैब्राडोर देखो ये रहा, ध्रुवों से भूमध्य सागर की ओर आ रही है। तो ये चीज़ आपको बताइए इसमें पूरा हम बता दिया। एग्जाम्पल ध्यान रखना है दोस्तों, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो गल्फ स्ट्रीम तो गर्म जल धारा है, और लैब्राडोर जो है ठंडी वाला धारा है। और यहाँ आपको बता दिया मैप में, देखो ये गल्फ स्ट्रीम ये रहा और लैब्राडोर ये रहा, और उसमें देखो ये सिंबल भी दे रखे हैं, शीत और गर्म। वही चीज़ बताइए किस प्रकार ये ध्रुवों की ओर जाती है, किस प्रकार वो भूमध्य सागर की ओर आती है। ये चीज़ आपको बताइए बस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं, और महासागरीय धाराएं जो हैं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। अब इसका मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। जो ये गल्फ स्ट्रीम है, ये इस क्षेत्र में ग्रीनलैंड पड़ता है, इस क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में क्या है, बर्फ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये गर्म जल धारा होने की वजह से यहाँ के तापमान को सही कर देती है, जिसके कारण वहाँ क्या है, मतलब वहाँ क्या है कि वहाँ पे क्या है, रहने लायक परिस्थितियाँ बन जाती है, जलवायु बदल जाती है। अगर यहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम धारा नहीं आती तो इस क्षेत्र में रहने लायक जगह नहीं बचती। तो यही चीज़ बताइए कि ये क्या है,
किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। और गर्म धाराओं से स्थलीय सतह पर तापमान गर्म होता है, जिस कारण गर्म और शीत धाराएं मिलती है। अब एक चीज और बताइए, जिस क्षेत्र में शीत और गर्म जल धाराएं मिलेंगी ना, जैसे गल्फ स्ट्रीम में, उस क्षेत्र में क्या है सबसे, जैसे यहाँ इस क्षेत्र में, इसके अलावा यहाँ भी ये देखो, ये फॉकलैंड और ब्राजील वाली, इन क्षेत्रों में क्या है मत्स्य उत्पादन सबसे ज्यादा होता है विश्व का। इसमें उत्तर में दे रखा है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों पर, इसका उदाहरण है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, ये दे रखा है, ये देखो। और इसी प्रकार देखो दक्षिणी अमेरिका के भी देखो, ये वाला फॉकलैंड इधर से आती है और ब्राजील इधर से आती है, तो यहाँ पे मत्स्य। इसके अलावा जापान में देख लो आप, ये आयोसीओ धारा और क्यूरोसिया वाला धारा, यहाँ पे भी क्या बोलते हैं मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दे रखा है कि जहाँ ठंडी जल धाराओं में मिलता है और वहाँ कोहरे मौसम की उत्पत्ति बनती है, मतलब कोहरा मौसम जैसी घटनाएं होती है। और नौ संचालन के लिए भी ये मतलब क्या बोलते हैं एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती है। तो हमने महासागरीय धाराओं के बारे में क्या क्या चीज़ पढ़ी है आपको बता देता हूँ इस पैराग्राफ में। एक चीज़ तो इस मैप को आराम से देखना है आपको, महासागरीय धाराओं के बारे में देखो, मैप को देखना है महासागरीय धाराएं। अब इसमें सिंबल दे रखा है कि शीत धाराएं और उष्ण धाराएं। अब देखो इसमें क्या बताया, एक चीज़ बताई थी कि महासागरीय जो धाराएं हैं वो तापमान को प्रभावित करती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि जो गल्फ स्ट्रीम में धारा है, ये क्या गर्म जल धारा है। इसकी वजह से क्या है, इस क्षेत्र में यदि ये धारा नहीं पहुंचती, इस क्षेत्र में बर्फ जमती है। इसकी वजह से क्या है, ये बर्फ पिघल कर मतलब एक प्रकार से तापमान को कंट्रोल कर लेती है। अब उससे कंट्रोल करने से क्या होता है कि वहाँ की जो जलवायु है उसको परिवर्तन होता है। जलवायु को परिवर्तन इसी वजह से होता है। अगर ये इसको प्रॉब्लम मतलब इसको नहीं कर पाती, ये तापमान गर्म जल धारा नहीं पहुंचती वहाँ, तो वहाँ पर बर्फ हमेशा जमी रहती, तो ये परिस्थितियों को बदल देती है। इसी प्रकार ये बताया इस पैराग्राफ में कि जहाँ गर्म जल धाराएं और ठंडी गर्म जल धाराएं मिलती है, वहाँ विश्व के सबसे बड़े मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। एक तो ये एग्जाम्पल दे दिया, फिर फॉकलैंड और ब्राजील वाला। इस प्रकार इसी देखिए इधर क्षेत्र में देखो, जापान वाले क्षेत्र में, इसमें देखो क्यूरोसिया और आयरोसिया, ये गर्म और इधर से ठंडी आ रही इस क्षेत्र में। और ये चीज़ बताई है। इसके अलावा दोस्तों क्या बताया कि इसके अलावा बताया है कि इसमें कि गर्म जल धाराएं जो होती हैं वो भूमध्य सागर से, गर्म जल धाराएं जो होती है भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाती है, जबकि ठंडी जो धाराएं हैं ध्रुवों से उनकी उत्पत्ति होती है और भूमध्य सागर की ओर आती है। देख लो एग्जाम्पल के रूप में, इधर से जा रही गर्म जल धाराएं भूमध्य सागर से, देखो ये जा रही ध्रुवों की तरफ, और इधर देखो लेब्राडोर ये ठंडी वाली है, ये ध्रुवों से भूमध्य सागर की ओर आ रही है। अब ये भी बता दिया। अब ये बताया कि इनके सकारात्मक पहलू क्या हैं, इनके सकारात्मक मतलब इनका मतलब बेनिफिट क्या है धाराओं का। इसमें बताया कि ये मत्स्य व नौ परिवहन के लिए ज़रूरी है, मत्स्य उत्पादन जैसे आपको बता दिया यहाँ पे हो रहा है। उसी प्रकार बताया कि जब आपको तापमान कंट्रोल करना है, तापमान का वितरण करना है, और मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं, मौसमी दशाएं जो होती हैं, उनको कंट्रोल करता है, और पर्यटन को आकर्षित करता है, जैसे इसमें बता दिया आपको इस क्षेत्र में। नकारात्मक क्या है इसमें, ये तो सकारात्मक बताया आपको, अब नकारात्मक क्या है, इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं दोस्तों। नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसमें, क्या है, जहाज़ों से टकराती है तो जहाज़ों की जो गति होती है उसको प्रभावित करती है, पहली बात तो। और इससे क्या है, अब जैसे ये क्या है, ग्लेशियर का पिघलना, कहने का मतलब है अगर ये धाराएं नहीं पहुंचती यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ग्लेशियर नहीं पिघलती है इस जगह, गल्फ स्ट्रीम नहीं पहुंचती तो वही चीज़ बताइए। इसका नुकसान भी है कि जहाज़ों से टकराती है तो उसकी गति को कम कर देती है। इसके अलावा क्या है, ग्लेशियर को पिघलती है, जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज की घटना तो होती ही है इस टाइम, वो तो आपको पता ही है। अब बताता हूँ उसको 2022 में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसको बताता हूँ। मेन चीज़ वो है, ये जल धारा से लेकर क्वेश्चन था, और क्वेश्चन क्या था ये बताता हूँ। पहले तो क्वेश्चन क्या था, ये 15 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, 15 नंबर बहुत होते हैं मेंस में। ये है यूपीएससी 2022 जीएस फर्स्ट पेपर था। इसमें क्वेश्चन आया था, 15 नंबर क्वेश्चन था कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करने
वाली शक्तियां कौन सी हैं। एक तो ये क्वेश्चन था, इसका आधा पार्ट है ये, अब पूरा बताता हूँ। फिर आगे था विश्व के मत्स्य उद्योग में इसके योगदान का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन था टोटल, और क्वेश्चन था 250 शब्द और 15 मार्क्स, और 2022 का क्वेश्चन है। आप ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे हैं। पहला पूछा है दोस्तों कि महासागरीय जो धाराएं हैं उनको प्रभावित करने वाले शक्तियां कारक कौन कौन से। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वो पूछा है कि जो महासागरीय धाराएं जो तो हैं वो तो समझ में आ गई, ये तो आ गई आपको समझ में कौन कौन सी शक्तियां जो प्रभावित करती हैं, लेकिन जो ये किस प्रकार विश्व के मत्स्य उद्योग में इनका योगदान है इसका वर्णन करना है। अब आपको ये चीज़ अभी बताई गई थी, तो पहली बात तो आपको बता देता हूँ, समुद्र, इसका एक पहला पार्ट बताता हूँ, फर्स्ट पार्ट, वो तो आपको करना है एग्जाम में जाके, तो खैर पर बता देता हूँ कैसे। पहले तो इसकी महासागरीय धारा की क्या बता देनी है, विशेषता बता देनी है, सॉरी परिभाषा बता देनी है, किस प्रकार महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, पहले तो बताती हैं। उसके बाद इसके उत्पत्ति के 2 कारण हैं, कारक हैं, उत्पत्ति के 2 कारक हैं, और दूसरा है इसको संशोधन भी करती हैं बाद में। एक तो उत्पत्ति होती है और संशोधन, 2 कारक है इसमें। उत्पत्ति वाले कारक में 3 कारक हैं। पहला है पृथ्वी की ओर से पृथ्वी का घूर्णन, और दूसरा है पृथ्वी वाला को उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी, ये तो पहला हो गया। दूसरा है महासागर की तरह से, इसमें क्या है कि तापमान पर, लवणता पर और घनत्व, इसका भी इफेक्ट पड़ता है इसकी धाराओं को। तीसरा है वायुमंडल, वायुमंडल में क्या कहा आएगा, वायुदाब, फिर पवने, इसके बाद वर्षा, इसके बाद वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ इस प्रकार की घटना होगी। ये तो आपको बताया है उत्पत्ति कारण, लेकिन बाद में संशोधन भी करती हैं। इनमें कौन कौन से कारक हैं, इसमें कारक है दोस्तों, इसमें कारक है, एक मिनट, इसमें कारक है 3। पहला है तटरेखा स्वरूपण, और दूसरा है इसी अगला वाला जो है उसमें क्या है, सागर नितल की आकृति कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है। और तीसरा है ऋतुओं, ठंडी ऋतु है, ऋतु परिवर्तन, मौसम का चेंज होता है, ऋतुओं का चेंज होता है, वो चीज़ होता है। अब दोस्तों देखो, सीधी सी बात है, पृथ्वी से संबंधित 3 कारक तो इसमें बता दिए उत्पत्ति के, पृथ्वी, महासागर और वायुमंडल। पृथ्वी वाले में घूर्णन गुरुत्वाकर्षण बताया है, महासागर वाले में ताप और लवणता और घनत्व बताया है, और वायुमंडल में वायुदाब और पवन है, और वर्षा और वाष्पीकरण है। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने हैं, और इसमें क्या स्टैटिस्टिक्स वाले जो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उनको पढ़िए और चीज़ों को समझिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ मैं, लवणता। अब देखो लवणता किस प्रकार उसको प्रभावित करती है। जैसे लवणता यदि अधिक होगी, लवणता यदि कम होगी तो क्या है, घनत्व भी कम होगा, और घनत्व कम हुआ तो आयतन भी कम होगा, और आयतन कम हुआ बट क्या है, जो जल स्तर है वो अधिक होगा। अब लवणता यदि अधिक है, ये तो कम की बात थी, लवणता यदि अधिक है तो घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, और घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम होगा, फैलाव, और उससे क्या है, जल स्तर भी कम होगा। जब यदि हम स्टैटिक्स पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों तो वो चीजें समझ में आएंगी। तो आपको एक बेसिक सी चीज बताइए कि किस प्रकार प्रभावित करती है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, आगे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि मत्स्य उद्योग के लिए किस प्रकार सहायक है। अब आपको अभी बताया था कि गल्फ स्ट्रीम और लिब्राडोर जहाँ मिलती है, एक तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब मत्स्य उत्पादन होता है विश्व का, एक यहाँ बताया आपको फॉकलैंड और ब्राजीलिया वाली मिलती है, एक यहाँ बताया जापान वाले क्षेत्र में क्यू
रोशिया धारा और आयरोशिया धारा यहाँ पे। तो आपको जब आप क्या है जो स्टैटिक वाला पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें चीज़ें बहुत समझ में आएंगी। ये तो आपको बेसिक चीज़ बताई मैंने आपको किस प्रकार एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं। और दूसरी बात, यदि आप ना यहाँ पे मैप दर्शा देंगे गर्म धारा और जल मतलब गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा को मिलान क्षेत्र, जैसे यहाँ वाला क्षेत्र है, तो आप मैप दर्शा देंगे, इसका वितरण बता देंगे, तो आपको कुछ मतलब नंबर भी अच्छे आएंगे, 1-2 नंबर ज़्यादा ही आएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये चैप्टर आज खत्म हुआ और आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इसमें देखो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कराए, मतलब क्वेश्चन जो आए हैं उनमें प्रीलिम्स वाला बताया है, फिर मेंस वाला बताया है, और मेंस तो 2022 में क्वेश्चन आया है इससे। अब वितरण बता देना है नॉर्मल चीज़। ये आपसे पूछा था किस प्रकार योगदान करते हैं, और आपसे वितरण तो आपको थोड़ा सा एक मैप बताकर बनाकर बता देना है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये चैप्टर खत्म हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।